नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। खाने के साथ साथ फलों का सेवन भी जरूरी है, लेकिन कई बार लोग व्यस्तता या आलस के कारण फल खाने से परहेज करते हैं। इन्हीं सब के बीच एक ऐसा फल है जो पौष्टिकता और प्राकृतिक गुणों से भरपूर है। इसके साथ ही ये कई औषधियों का खजाना भी है। जी हाँ, आज हम कृषि विशेष में बात करेंगे ऐसे ही एक गुणकारी, लाभकारी और सेहत से भरपूर फल अंगूर की। तो आइए आज देखते हैं कृषि विशेष में अंगूर, खेती मुनाफे की। अंगूर न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं बल्कि इसके फायदे भी अनेक हैं। तो आइए कार्यक्रम में सबसे पहले देखते हैं अंगूर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। प्राचीन यूनानियों का मानना था कि डायोनिसस देवता उनके लिए पहली अंगूर की बेल लाए थे। डायोनिसस को चित्रों में आमतौर पर अंगूर का गुच्छा पकड़े हुए दिखाया जाता है। मिस्र की प्राचीन चित्रलिपि में भी अंगूर का चित्रण किया गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अंगूर भारत का ही फल है। इसकी खेती की शुरुआत आज से 5000 से 8000 साल पहले भारत में हुई थी। हालांकि यहाँ इसकी व्यावसायिक कृषि का इतिहास सिर्फ 6 दशक पुराना है। इन 6 दशकों में अंगूर की व्यावसायिक खेती ने काफी उन्नति की है और अब आर्थिक रूप से ये सबसे महत्वपूर्ण बागवानी फसलों में गिनी जा रही है। भारत में अंगूर की खेती मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जा रही है। इनमें भी महाराष्ट्र पहले पायदान पर बना हुआ है और उत्पादन के मामले में अब तक देश में सबसे आगे है। यहाँ किसान अंगूर की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे तीनों पद्धतियों से जो है हम अंगूर का उत्पादन करते हैं, वो टेम्परेट हो, ट्रॉपिकल हो या सब ट्रॉपिकल। इन सारे क्षेत्रों में अंगूर की जो है हम काश्त ले सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है ये दक्षिण या मध्य भारत में है, जहां पे ट्रॉपिकल अंगूर जो विटिकल्चर कहते हैं उसका जो है कमर्शियल कल्टीवेशन की जाती है और करीबन जो है 90% क्षेत्रफल इन क्षेत्रों में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में जो अंगूर उगाई जाती है ये स्वतंत्रता के बाद जो है इन क्षेत्रों में 60 से 70 के दशक में फैलाया गया और देखा गया कि वैसे किस्में जो है वहां पे तो बिल्कुल जो है वो एवरग्रीन होती है, बट प्रूनिंग एक ऐसी चीज है जिसको यूज करके जो है इन क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अंगूर के उत्पाद लिया जा सका है। और भारत में शायद सबसे ज्यादा विश्व का सबसे पहला, जो मैं कहूं कि पहले स्थान पर अगर कोई देश है तो भारत है, जहां 22 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है उत्पादकता ली जा सकती है। और इसलिए है कि इन क्षेत्रों में 2 काट छांट, 1 फलक ली जाती है। जो पहली काट छांट जो होती है वो मार्च के महीने में करते हैं, जिसको हम लोग बैकवर्ड प्रूनिंग करते हैं। फॉरवर्ड प्रूनिंग जो है वो अक्टूबर के माह में करते हैं, जिसमें फलक ली जाती है। और यहाँ ओजस वाली जो किस्म होती है, थॉमसन सीडलेस है या शरद सीडलेस है, क्रिम्सन सीडलेस है, नई और भी कई किस्में आ गई हैं जो लेट तक चलती हैं और 150 दिन में तैयार होती हैं पक्के। तो वैसी किस्में इन क्षेत्रों में काफी चलती हैं। दूसरी ओर भारत में अंगूर के उत्पादन, उत्पादकता और क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है। आज यहाँ के कई किसान अंगूर की आधुनिक खेती से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के साथ ही बम्पर कमाई कर रहे हैं। अंगूर उत्पादन में भारत में करीब करीब 140 से 50 हजार हेक्टेयर में की जाती थी, लेकिन गत वर्ष में यह देखा गया है कि इसकी जो क्षेत्रफल जो है करीब 130 से 35 हजार हेक्टेयर में देश में की जा रही है, जो घटकर 110 हो गया था। ये इसलिए हो पाया है कि जो सरकारी अनुदान है इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है कि क्षेत्र में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि अंगूर भारत का एक जो एक्सपोर्ट करने वाली एक प्रमुख फल है और ये उत्पाद काफी हमें जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है उसमें हेल्प करती है। तो ये इस चीज को ध्यान में रखते हैं इसके क्षेत्रफल में अब धीरे धीरे काफी बढ़ाव हो रहा है और नए क्षेत्र जैसे मिजोरम जैसा राज्य है वहां कभी इसके बारे में नहीं सुने थे, लेकिन वहां पे भी करीब करीब 15,000
के आसपास जो है एकड़ जो है एरिया आ गई है जहां पे इसका साइंटिफिक खेती शुरू कर दी गई। इसी तरह छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है कि कुछ जो भाग हैं वहां पे भी अंगूर की कई अच्छी संभावनाएं हैं और वहां भी जो सरकारी वित्तीय पोषित जो स्कीम है उनके अंगूर की अच्छी एरिया बढ़ रही है और धीरे धीरे इसके जो एरिया जो घट के करीब 100,000 हेक्टेयर के पास होने वाली थी वो धीरे धीरे बढ़कर 135-36 हजार हेक्टेयर पे पहुंच गई है। और आशा है कि ये इसी गति से अगर हम बढ़ते रहें तो अंगूर के क्षेत्रफल में जो है काफी बढ़ोतरी होगी और हम कम से कम 160,000 हेक्टेयर के आसपास आ पाएंगे आने वाले कम से कम 6 से 7 साल में। अंगूर कई तरह का होता है। कुछ किस्में बीजों वाली होती हैं, जबकि कुछ में बीज नहीं पाए जाते। वहीं रंग के हिसाब से अंगूर 3 ही तरह के होते हैं, हरे, लाल और काले। लेकिन अंगूरों के प्रकार अनेक होते हैं, जैसे थॉमसन जिसे सुल्ताना भी कहते हैं, मेनिंडी अंगूर, वॉलथम, फ्लेम सीडलेस, रूबी सीडलेस, रेड ग्लोब, पर्पल कोनिक्रॉन, पर्लेट, ब्यूटी सीडलेस। साथ ही अगर हम देखें तो सब ट्रॉपिकल क्षेत्र जिस तरह दिल्ली, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान का ही क्षेत्र है, यहां पे जो अंगूर उगाई जाती है ये वह क्षेत्र है जहां अगेती किस्मों का ही लेना चाहिए। और यहां जैसे किस्में रही पुरानी परलेट है, ब्यूटी सीडलेस है, पूसा उर्वशी, पूसा नवरंग, पूसा आदिति, पूसा त्रिशर इत्यादि जो ऐसी किस्में हैं जो 70-75 दिन से 90 दिन में तैयार हो जाएं। ऐसा इसलिए कि यहाँ पे मानसूनी बारिश की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं जो समय से जब पहले आ जाती हैं तो उस वक्त आने से ये होता है कि इनके गुच्छों में जो दाने बन रहे होते हैं वो फटने लगते हैं और सड़ने लगते हैं। तो इसी से बचाव के लिए ये वहां पे अगेती किस्म को ही लगाना है। और यहां चूंकि सर्दियां बिल्कुल स्पष्ट होती हैं, 2 महीने के लिए जो पौधे जो है सुसुप्त अवस्था में चली जाती हैं, तो उस समय होता है कि इसकी काट छांट दिसंबर के माह में हम कर देते हैं। और काट छांट भी इस तरह से करते हैं जो हमारे सेंट्रल या दक्षिण भारत में जो की जाती है उससे बिल्कुल भिन्न है। वहां पे तो एक बार हम जो फॉरवर्ड या बैकवर्ड प्रूनिंग करते हैं, बट यहां जिन तनों पे जो है पिछले साल अगर फल आ गया है तो उसे हम 2 गांठ पे काटते हैं और जो नए तने जो साल भर पुरानी हो गई है उसे ओजस के हिसाब से 4 से 6 गांठ या 8 गांठ तक काटते हैं जिसमें कि फलत आने को होती है इस साल। तो ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है कि अगर इस प्रूनिंग को आप साइंटिफिकली नहीं करेंगे तो आपकी फलत भी डिस्टर्ब होगी। ये किसानों को जानना बहुत जरूरी है कि जब भी काट छांट करें अंगूर में तो वैज्ञानिक सलाह या कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से चर्चा करके ही करें, जिससे कि वो अगर वो महाराष्ट्र वाली विधियां अपनाने लगेंगे तो शायद यहां पे बिल्कुल ढंग से खेती नहीं कर पाएंगे। अंगूर ने उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण फल के रूप में अपना स्थान बना लिया है और इन हिस्सों में इसका क्षेत्रफल तेजी से बढ़ता जा रहा है। साथ ही पूरे भारत में अंगूर की खेती की व्यापक संभावनाएं उजागर हो रही है। भारत में अंगूर की उत्पादकता विश्व में सबसे ज्यादा है। इसके पीछे की खास वजह है उचित कटाई छटाई की तकनीक का उपयोग करना। तो आइए जानते हैं कि अंगूर की बुआई, सधाई और कटाई का सही तरीका क्या है। अंगूर की खेती ज्यादातर कलम के जरिए की जाती है। जनवरी में काट छांट से निकली टहनियों से कलमें ली जाती हैं। कलमों के लिए स्वस्थ और परिपक्व टहनियों को ही चुनें। 4 से 6 गांठों वाली 23 से 45 सेंटीमीटर लंबी कलमें ली जाती हैं। ध्यान रखें कि कलम का नीचे वाला कट गांठ के ठीक नीचे होगा और ऊपर का कट तिरछा। इन कलमों को अच्छी तरह से तैयार की गई और सतह से ऊंची क्यारियों में लगा देते हैं। 1 साल तक नर्सरी की क्यारियों में लगे रहने पर इनमें जड़ें निकल आएंगी। जनवरी में नर्सरी से निकलकर खेत में रोपाई कर देते हैं। रोपाई से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवा लें। खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें। बेल के बीच की दूरी किस्म विशेष और साधने की पद्धति पर निर्भर करती है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर 90 सेंटीमीटर लंबे और 90 सेंटीमीटर चौड़े गड्ढे खोदेंगे। आधी मिट्टी और आधी गोबर की खाद मिलाएंगे। साथ ही 1 किलो सुपर फॉस्फेट और 500 ग्राम पोटेशियम सल्फेट को भी अच्छी तरह मिलाकर गड्ढा भर दें।
तो इसको खेत की तैयारी के लिए आप दिसंबर के महीने में गड्ढे खोद लें। गड्ढे का क्षेत्र जो रखते हैं हम लोग करीब 2 से 3 फीट गहरा, लंबा, चौड़ा ये ही रखते हैं और इसमें करीब 25 से 30 किलो गोबर की खाद, सड़ी गोबर की खाद, और इसमें अगर गोबर खाद के पास वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध हो तो 10 से 15 किलो वर्मी कंपोस्ट, जो गड्ढा खोदते हैं उसके जो ऊपरी सतह वाली मिट्टी है आधी, उसमें मिला करके, और जहाँ दीमक बहुत लगता है अंगूर में और जहाँ दीमक की समस्या है तो जब गड्ढा भर रहे हों तो आधा किलो नीम की खली भी प्रत्येक गड्ढे में प्रयोग करें। अगर नीम की खली उपलब्ध नहीं हो तो क्लोरपाइरीफास का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से घोल करके गड्ढे में नीचे डाल दें। उसके बाद फिर इन खादों को भरें और ध्यान रखें अगर इसमें थोड़ा सिंगल सुपर फास्फेट करीब 400 से 500 ग्राम गड्ढे भरते वक्त डालें और माइकोराइजा का कल्चर भी खाद में मिला करके डालें तो ये दोनों ही अंगूर के पौधों को इस्टेब्लिश करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। जनवरी माह में इन गड्ढों में 1 साल पुरानी जड़ वाली कलमों को लगा दें। बेल लगाने के तुरंत बाद पानी जरूर दें। लगातार अच्छी फसल लेने के लिए और उचित आकार देने के लिए बेलों को साधना और उनकी कटाई छटाई की जरूरत होती है। साधने के लिए पंडाल, बाबर, टेलीफोन, निफिन और हेड आदि पद्धतियां प्रचलित हैं। लेकिन व्यावसायिक स्तर पर पंडाल पद्धति ही अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। पंडाल पद्धति से साधन के लिए 2.1 से 2.5 मीटर ऊंचाई पर कंक्रीट के खंभों के सहारे लगी तारों के जाल पर बेलों को फैलाया जाता है। जाल तक पहुंचने के लिए केवल एक ही ताना बना दिया जाता है। तारों के जाल पर पहुंचने पर तने को काट दिया जाता है ताकि कई शाखाएं उगाएं। उगी हुई प्राथमिक शाखाओं पर सभी दिशाओं में 60 सेंटीमीटर दूसरी शाखाओं के रूप में विकसित किया जाता है। इस तरह द्वितीयक शाखाओं से 8 से 10 तृतीयक शाखाएं विकसित होंगी। इन्हीं शाखाओं पर फल लगते हैं। आजकल तो इतने अच्छे स्ट्रक्चर आ गए हैं, जैसे ट्रेलिस है, एक्सटेंडेड वाई है या निफिन सिस्टम है। जिस क्षेत्र पे भी अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो कोई ना कोई सधाई के लिए उसका स्ट्रक्चर जरूर लगाएं और इसे बैंक भी सहयोग देता है। MIDH की स्कीम है जिसके पास अगर ये देखा गया है कि आप जितनी भी उसको सघन लगाना चाहते हैं उसके हिसाब से करीब करीब 3 लाख रुपए के आसपास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें अनुदान देने का है और नाबार्ड या किसी राष्ट्रीय बैंक के सहारे से आपको यह अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। और इसे लगाने के लिए पौधों की जो आप रिक्रूटमेंट करते हैं ये रजिस्टर्ड नर्सरियों से या कृषि विश्वविद्यालय जो सब ट्रॉपिकल ग्रेप्स के लिए, ट्रॉपिकल ग्रेप्स के लिए जैसा कि हमारा अंगूर का जो शोध केंद्र है पुणे में, उसके बाद प्रभणी, अकोला, महाराष्ट्र इत्यादि से जो है आप ले सकते हैं। हैदराबाद में हमारा ग्रेप का स्टेशन है, वहां से ले सकते हैं। सेलम है तमिलनाडु, वहां से ले सकते हैं। इन क्षेत्रों से आप ग्रेप की जो है जो अच्छे क्वालिटी के गुणवत्ता वाले पौधे हैं ये ले सकते हैं और उनके अपने जो डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, जो उद्यान अधिकारी है, उनसे संपर्क में आने के बाद इस फल को लगाएं और इसे वैज्ञानिक ढंग से करें जिससे कि आप अच्छा मुनाफा कमा सकें। जब बेल सुसुप्त अवस्था में हो तो छटाई की जा सकती है, लेकिन कोंपले फूटने से पहले ये प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। आमतौर पर काट छांट जनवरी माह में की जाती है। छटाई की प्रक्रिया में बेल के जिस भाग में फल लगे हों उनके बढ़े हुए भाग को कुछ हद तक काट देते हैं। ये किस्म विशेष पर निर्भर करता है। किस्म के अनुसार कुछ स्पर को केवल 1 अथवा 2 आंख छोड़कर शेष को काट देना चाहिए। इन्हें रिन्यूअल स्पर कहते हैं। आमतौर पर जिन शाखाओं पर फल लग चुके हों उन्हें ही रिन्यूअल स्पर के रूप में रखते हैं। छटाई करते समय रोग युक्त और मुरझाई हुई शाखाओं को हटा दें। काट छांट के बाद जब इसमें फुटाव होता है तो उस समय सबसे अच्छी बात यह देखी जाती है कि अगर हम उसमें चाहते हैं कि सारा पुष्पन समय से हो, थोड़ी अगेती हो, तो एक डॉर ब्रेक नामक केमिकल आती है। ये जो है 1.5% का छिड़काव जो है उसको हम कर देते हैं जिससे कि जो प्रवाह होती है उनको फुटाव जो है कम से कम
12 से 15 दिन पहले हो जाती हैं और एक साथ होती है। ये बहुत जरूरी है, एक एक दिन का भी महत्व है इन क्षेत्रों में। और इसे छिड़काव करने से जब इसमें गुच्छा बनना शुरू होता है तो उस वक्त पहला छिड़काव आपने सूक्ष्म तत्वों का करना है। जिंक हो, बोरॉन हो, आयरन हो, इनका जो घोल है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करके आप कर देते हैं तो फल के दाने बनने के बढ़वार में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। और साथ ही ये देखें कि अगर बीज रहित किस्में हैं तो उनमें भी अगर आप चाहते हैं कि दानों का साइज बढ़े, गुणवत्ता में सुधार हो, तो जिब्रेलिक एसिड ये करीबन 30 ppm के आसपास जो है आपको घोल बनाकर और उसे या तो आप छिड़काव करें या उसे मग में रखकर इन गुच्छों को जो जिसमें दाने बन रहे हैं उनको डुबोएं। और ऐसा कम से कम 4 से 5 बार करना है 7 दिन के अंतराल पे। ये पूरे समय आपको करते रहना है जिससे कि बीज रहित किस्मों में दानों का साइज या उसे लंबा किया जा सके या उसे ढीला किया जा सके। और जब पकने पे आ रही हो तो जब आपने देखा कि उस पे कलर आना जिसको कहते हैं विराइजन स्टेज, वो स्टेज ऐसा होता है जब आपने पूरे जो आपके जो गुच्छा है आप चाहते हैं कि उस एक साथ दाने पकें, तो वहां एक प्रक्रिया बहुत जरूरी होती है, वो है इथरल का स्प्रे। इथरल जैसा कि जो फल पकाने में ये जो केमिकल है ये यूज होता है, इसका जो घोल जो है 250 से 300 ppm का बना के और उन लताओं पे छिड़क देते हैं जिससे कि ये जो दाने जो गुच्छे बन रहे हैं ये इन पे बिल्कुल जो है सुनहरा कलर आना शुरू हो, पीलापन बिल्कुल अच्छे से आए। और अगर रंगीन किस्में हैं तो दाने एक तरह से रंगेंगे जिससे कि वो बाजार में जब भी जाएं तो उनकी कीमत अच्छी मिले। तो इस तरह से जो है एक आप साइंटिफिक ढंग से अगर आप खेती करते हैं अंगूर की तो ये जो दाने हैं ये मानसून के आने से पहले पक जाएंगे और ये जून के प्रथम सप्ताह तक पकना शुरू कर देती हैं। अंगूर की फसल को 500 से 1200 मिलीलीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग पानी की मात्रा हो सकती है। आमतौर पर किशमिश वाली किस्मों के मुकाबले सीधे तौर पर खाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंगूर की किस्मों को खेती के दौरान कम सिंचाई की जरूरत होती है। सिंचाई से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। छंटाई के बाद अंगूर की बेल को सिंचाई की जरूरत होती है। फूल आने और पूरा फल बनने तक समय समय पर पानी देते रहना है। इसकी सिंचाई में तापमान और पर्यावरण स्थितियों को ध्यान में रखते हुए 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। फल पकने की प्रक्रिया शुरू होते ही पानी बंद कर देना चाहिए, नहीं तो अंगूर फट और सड़ सकते हैं। फलों की तुड़ाई के बाद भी एक सिंचाई जरूर कर देनी चाहिए। जैसा कि टेम्परेट रीजन है वो करीबन 3 से 4% क्षेत्रफल है। ये जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ भाग और हिमाचल प्रदेश में की जाती है। यहाँ जो हम प्रूनिंग का जो समय होता है वहां थोड़ी लेट होती है। फरवरी और मार्च के आसपास जब स्नो गलना शुरू होता है तब इसकी प्रूनिंग की जाती है और इसमें जो फलत है वो जुलाई के आसपास होती है, 2 महीने लेट आती है। और यही वजह है कि जो टेम्परेट ग्रेप है ये भी जो है हमारे सब ट्रॉपिकल की तरह एक काट छांट और एक फलक ली जाती है और यही पद्धति वहां भी अपनाई जाती है। और वहां उन क्षेत्रों में भी सिर्फ थोड़ी सी डिफरेंस ये है कि यहां पे 70-75 दिन में क्रॉप को तैयार होना होता है, वहां करीब करीब 120 दिन लगते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि के जो उत्पाद हैं ये हमारे दिसंबर से शुरू होती हैं, तो बीच में आपको सिर्फ जो है जो जहां भी जो हमारी जो कोल्ड स्टोरेज वाली जो अंगूर होती है वो उपलब्ध होती हैं। इसलिए उस समय इसकी जो उत्पादन अगर हम बढ़ा सकें तो बहुत ही बेहतरीन होगा। क्योंकि फ्रेश ग्रेप्स जिसे हम कहते हैं कि जो सीधे खेत से बाजार तक पहुंचे, तो उस क्षेत्र में टेम्परेट ग्रेप, सब ट्रॉपिकल ग्रेप इत्यादि का बहुत बड़ा रोल है। अंगूर की खेती में खाद और उर्वरकों की मात्रा खेत से बुआई से लेकर फल लगने तक अलग अलग होती है। जैसे पंडाल पद्धति से साधी गई और 3 बाय 3 मीटर की दूरी पर लगाई गई अंगूर की 5 वर्ष की बेल को लगभग 500 ग्राम नाइट्रोजन, 700 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 700 ग्राम पोटेशियम सल्फेट और 50 से 60 किलो गोबर की खाद चाहिए।
छटाई के तुरंत बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह में नाइट्रोजन और पोटाश की आधी मात्रा और फास्फोरस की सारी मात्रा डाल देनी चाहिए। बाकी मात्रा फल लगने के बाद दें। खाद और उर्वरकों को अच्छी तरह मिट्टी में मिलाने के बाद तुरंत सिंचाई करें। खाद को मुख्य तने से दूर 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई पर डालें। कोमल फफूंदी अंगूर की सबसे गंभीर बीमारी है, जो ज्यादातर गर्म और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में फैलती है। ये प्लास्मोपारा विटिकोला फफूंद के कारण होती है और इसकी वजह से पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। गर्मियों की बारिश की वजह से पेड़ों में ये रोग और तेजी से बढ़ता है। ये रोग कलियों, पत्तियों, फूलों, फलों और तनों को प्रभावित करता है। फफूंदी की वजह से फूल के गुच्छे भी प्रभावित होते हैं और सूख कर गिर सकते हैं। अगर संक्रमण बाद के चरण में होता है, जब पौधे पर फल लगे होते हैं, तो अंगूर कठोर, भूरे होकर सिकुड़ कर गिर सकते हैं। रोग का नियंत्रण करने के लिए इसमें उचित छटाई और जमीन पर गिरे सूखे अंगूरों को हटाने सहित जंगली घास का नियंत्रण और पौधों के बीच सुरक्षित दूरी रखना जरूरी है। अच्छी धूप मिलने पर और अच्छे वायु संचार से बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। जो सब ट्रॉपिकल ग्रेप है, इन क्षेत्रों में कम से कम फफूंदनाशक या कीटनाशक का उपयोग होता है, उपेक्षा जो हम महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में करते हैं। क्योंकि वहां ये पूरी जो वाइन है ये करीब करीब जो है एवरग्रीन होती है, इसलिए वहां पे इसमें कीट और व्याधि कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन इन क्षेत्रों में जहां बारिश जो है फल पकने के बाद आती है, तो इसमें न के बराबर छिड़काव करना पड़ता है फफूंदनाशक का। इसलिए इन क्षेत्रों में जो हम कल्पना करते हैं ऑर्गेनिक ग्रेप कल्टीवेशन की, वो सब ट्रॉपिकल ग्रेप्स में बहुत अच्छे ढंग से हम कर सकते हैं। क्योंकि इन क्षेत्रों में पूरी ग्रोइंग का समय जो होता है ये 75 से 80 दिन का होता है। तो इन दिनों गर्मियों के बाद सीधे फल पक के तैयार होता है। तो देखा ये गया, ना उसमें ज्यादा कोई कीट लगते हैं, ना उसमें कोई फफूंद का रोग लगता है। जिस तरह के जो आपके गुच्छे भी तैयार होते हैं, अच्छे गुणवत्ता वाले मिल जाते हैं। सिर्फ इसमें जो है किसानों को अपने सब ट्रॉपिकल विधि से करना है, ना कि वो महाराष्ट्र की विधि से दिल्ली या हरियाणा की या राजस्थान के क्षेत्र में करें। अंगूर दिखने में भले ही छोटा सा फल है, लेकिन इसके गुण अनेक है। स्वास्थ्य से जुड़ी बात हो या फिर बालों और त्वचा की बात या फिर सांस की तकलीफ हो, इसमें मौजूद औषधीय गुण कई तरह से लाभकारी हैं। तो आइए जानते हैं इसके कुछ लाभकारी गुणों के बारे में। फलों में अंगूर सर्वोत्तम माना जाता है। ये स्वस्थ अस्वस्थ सभी के लिए समान उपयोगी होता है। फल के तौर पर खाने के अलावा इनसे किशमिश, मुनक्का, जूस, जैम और जेली भी बनाए जाते हैं। अंगूर में कई पोषक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं। इसमें मौजूद पॉलीफेनोलिक फाइटोकेमिकल कंपाउंड हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा इसका सेवन कई बीमारियों में गुणकारी है। अंगूर कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है, हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है। डायबिटीज में भी इसका सेवन फायदेमंद बताया गया है। इसके अलावा ये कब्ज की शिकायत को दूर कर सकता है। ये आंखों के लिए भी फायदेमंद होता है। अंगूर का गूदा ग्लूकोज और शर्करा युक्त होता है। विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होने से अंगूर का सेवन आंखों, बालों और त्वचा को चमकदार बनाता है। अंगूर दिल की बीमारियों से बचाव कर सकता है। इसका मुख्य घटक रेस्वेराट्रोल, जो मानव रोगों में अलग अलग औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि अंगूर का उपयोग कई बीमारियों के खिलाफ दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है। तो अब तक आपने जान लिया कि अंगूर की अच्छी पैदावार किस तरह से हासिल की जा सकती है। अब जानने की जरूरत है कि अंगूर का बाजार कैसा है और विदेश में निर्यात करने की किस तरह की संभावनाएं हैं। तो आइए जानते हैं अंगूर के बाजार के बारे में। निर्यात बाजार हेतु अंगूरों की कटाई के लिए कुछ मानकों को ध्यान में रखना जरूरी है। बेरी साइज व्यास में 16 मिलीमीटर से अधिक होना चाहिए। TSS 17 डिग्री ब्रिक्स से अधिक होना चाहिए। गुच्छे का वजन 300 से 750 ग्राम के बीच होना चाहिए। गुच्छे का रंग दूधिया हरा। चयनित गुच्छा कॉम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। सभी बेरियां एक गुच्छे में एक रंग और आकार की होनी चाहिए।
2% से कम धूप में सुखाया हुआ यह सल्फर प्रक्षलित हो। उसे काटने के बाद जो है आप उनको डब्बा बंद करके रखें या ट्रे में लें, और ट्रे में लेने के बाद जो इसे जो है आप मंडियों को भेजें पैकिंग करके, जिससे इसमें ध्यान रहे कि अन्य फलों की तरह अंगूर के गुच्छों को ना कभी कोई धोया जाता है, ना बिल्कुल साफ सफाई की जाती है, बट पानी से नहीं, उसको सिर्फ ठंडा करते हैं और पैक कर देते हैं। तो इस तरह से पैकिंग करने के बाद अगर आप मंडी पे भेजते हैं तो गुच्छों का जो भंडारण क्षमता वो बढ़िया होती है। अन्यथा अगर खेत से निकाल के उत्पाद को सीधे मार्केट में भेज देते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है और उसमें सड़न गलन ये इत्यादि जो है फफूंद का लगना ये प्रायः देखा गया है। तो इस तरह की जो गलतियां ना करें और वैज्ञानिक ढंग से उसको ठंडा करके उसको पैकिंग करके फिर मार्केट भेजें, जिससे कि वो बाजार में जो है आपको अच्छी कीमत दे सके। अंगूर तोड़ने के बाद पकते नहीं हैं, इसीलिए जब खाने योग्य हो जाए या फिर बाजार में बेचना हो तो उसी समय तोड़ना चाहिए। फलों की तोड़ाई सुबह या शाम के समय में करनी चाहिए। उचित कीमत लेने के लिए गुच्छों का वर्गीकरण करें। पैकिंग के पहले गुच्छों से टूटे और गले सड़े दानों को निकाल दें। अगर आपने बाग की अच्छी देखभाल की तो 3 साल बाद फल मिलना शुरू हो जाते हैं और 2 से 3 दशक तक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। पर्लेट किस्म के 14 से 15 साल के बगीचे से 30 से 35 टन और पूसा सीडलेस से 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर फल लिया जा सकता है। भारत जो है अंगूर के निर्यात में एक प्रमुख देश है। यहां से महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र और तमिलनाडु से जो है करीबन 250 से 300 करोड़ का फ्रेश ग्रेप जो है ये विदेशी बाजार में जाते हैं। मुख्यतः ये जो हमारे खाड़ी देश हैं, यूरोपियन यूनियन के देश हैं, इन देशों में ये जाता है और साउथ ईस्ट एशिया और हमारे सार्क जो अगल बगल के हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है इनको जाता है। और ये एक मैं कहूं तो एक डॉलर अर्निंग क्रॉप है अंगूर, और इसमें भी देखा गया है कि इसके क्षेत्रफल में काफी बढ़वार हो रही है, किसान रुचि दिखा रहे हैं, साथ ही उसके उत्पादन और उत्पादकता में भी बढ़ोतरी देखी गई है तकनीक के साथ। इसी के साथ आज के कृषि विशेष में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय, जानेंगे विषय के तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।